मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में इंस्पेक्टर अरशद को कई राउंड गोलियां उन पर लगी। उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। हमला श्रीनगर के खानियार इलाके में हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और इलाके में जो आतंकी हैं उन्हें ढूंढने की भी कोशिश हो रही है। आतंकी हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। खानियार का ये इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि ये आतंकी जिन्होंने हमला किया, कितने आतंकी हो सकते हैं ये अभी पता किया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इन आतंकियों की पकड़ के लिए लगाया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी यह हमला हुआ। इस हमले में इंस्पेक्टर अरशद को कई गोलियां लगी हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, इलाज उनका चल रहा है। हमला श्रीनगर का ये खानियार इलाका जहां पर हुआ, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश अभी जारी है। तो पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मैप के जरिए कि ये खानियार इलाका जहां पर ये आतंकी हमला हुआ, श्रीनगर का ये खानियार इलाका, पुलिस पार्टी पर दरअसल ये आतंकियों ने हमला किया। एक पुलिस इंस्पेक्टर इसमें जख्मी भी हुए हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। ये कितने आतंकियों ने दरअसल ये साजिश रची, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। इलाके को सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से घेर लिया है और इन आतंकियों की तलाश हो रही है। बढ़ रहे हैं आगे बात गुजरात की। गुजरात में थोड़ी देर बाद नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। बीजेपी के अहमदाबाद दफ्तर कमलम में इस वक्त अहम बैठक हो रही है। सभी बीजेपी विधायकों के साथ इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग बतौर पर्यवेक्षक मौजूद हैं। कुल 6 नेता सीएम की रेस में हैं। डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर की सुरक्षा भी इस बीच कड़ी की गई है और इससे ये माना जा रहा है कि वो रेस में आगे हैं। नितिन पटेल ने कहा कि जो नाम घर घर में पहचाना जाए वही सीएम बनना चाहिए। तो क्या इशारा उनका खुद की तरफ था? ये एक बड़ा सवाल इसी के साथ इनके इस बयान के बाद। गांधीनगर पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विधायकों और पार्टी नेताओं से चर्चा करके इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। 6 दावेदार सीएम की रेस में हैं। रणछोड़ फल्दू ये एक नया नाम जो अब दावेदारी में नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ संख्या भी अब 6 हो गई है जिन पर यह कहा जा रहा है कि यही हो सकते हैं ये चेहरे। ये दावेदारी की रेस में ये 6 चेहरे सबसे आगे चल रहे हैं। હું જનરલ વાત કરું છું કે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પસંદ કરવાના હોય ત્યારે ગુજરાતની 6 કરોડ 30 લાખની જનતામાં જાણીતો ચહેરો, લોકપ્રિય ચહેરો, લાખો કાર્યકરોનો લોકપ્રિય અથવા સંગઠનના જાણકાર, સંગઠનમાં મદદરૂપ થાય, દરેક જ્ઞાતિ જાતિ સમાજમાં સ્વીકૃત થાય અને અનુભવી હોય। तो गुजरात में बीजेपी ने सीएम चेहरा बदला तो इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी इसको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से जोड़कर देख रही है। तो विपक्ष का ये कहना है कि नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता। अभी किसी से भी बात भी हुई, सभी लोगों से बातचीत होगी, विधायकों से भी बातचीत होगी, कौन नेता होगा इस दिशा में तब आगे बात बढ़ेगी। भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल रही। कोरोना के आंकड़े छिपाए गए, लाखों लोग वहां पे मरे, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन, ना ऑक्सीजन, ना कोई सुविधा, युवा को रोजगार नहीं है, सब तरह से लोग दुखी। भाजपा की सरकार की फेल्योर है, इसको छिपाने के लिए बलि का बकरा विजय रूपाणी को बनाया गया है कि ये तुम ही जिम्मेवार करके। अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हो आप? गोपी घाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, गांधीनगर में ही मौजूद हैं। गोपी, क्योंकि नितिन पटेल तो ये कह रहे हैं कि वो चेहरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, घर घर में जिसकी पहचान होगी, वही होगा मुख्यमंत्री चेहरा। ये जो 6 नाम सामने आ रहे हैं, इनमें सबसे पॉपुलर कौन है फिर?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि नितिन पटेल का जो नाम है वो सबसे आगे रेस में है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो विधायक है, विधायकों के आने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि एक के बाद एक जो विधायक है वो आने लगे हैं। लगातार माना जा रहा है कि करीब 3 बजे ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और 4 बजे तक हुए लगभग नाम सामने आ जाएगा, इस तरीके का बताया जा रहा है। हालांकि ये बीजेपी है और बीजेपी में सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेड होती है। यहाँ पे अगर जिसका प्रिडिक्शन होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। हमारे साथ गुजरात बीजेपी के जो प्रवक्ता है यमल व्यास वो मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। यमल भाई, ये बताएं कब तक हमारे सामने नाम साफ हो जाएगा? मैं मानता हूं कि 3 बजे ये मीटिंग शुरू होगी, 1-8 घंटे के अंदर 4 बजे के करीब हमें नए मुख्यमंत्री का नाम मिल सकता है। यमल भाई, इस रेस में जो नाम सामने आ रहे हैं तो कौन प्रबल, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी में कौन आगे रहेगा? जो भी रहेगा वो बीजेपी का ही होगा और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे पास नेता है जो गुजरात का विकास एजेंडा आगे ले जा सकते हैं, अनुभव भी है उन्हें और उनको सीनियरिटी भी है। तो ये मैं मानता हूं कि कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जिनमें से कोई भी गुजरात का नया मुख्यमंत्री बन सकता है। गोपी, जरा इनसे ये भी पूछिए ना, क्योंकि ये जब इस्तीफा हुआ तो ये कहा गया कि पहले से निर्धारित था, इस्तीफा होना ही है, बस उसमें समय कुछ जल्दी हो गया, इस्तीफा पहले हो गया। ये जो चेहरा है मुख्यमंत्री का ये भी लगभग तय होगा। आज जो मीटिंग हो रही है बस एक औपचारिकता तौर पर है या यहीं पर डिसाइड होगा कौन सा होगा वो चेहरा? बिल्कुल, इन्हीं से पूछते हैं, यमल व्यास से ही। यमल भाई, ये बताइए कि आज जो मीटिंग हो रही है क्या ये सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि पहले से ही डिसाइड होता है बीजेपी में कि हमेशा रेजिग्नेशन देना है तो दे देना है या नाम अनाउंस करना है तो होना ही है, मतलब हर बार नाम दूसरा होता है और एक्चुअल नाम दूसरा अनाउंस किया जाता है, तो क्या ये मीटिंग सिर्फ औपचारिकता है? नहीं, देखिए ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस में हम गुजरते हैं। ये विधायक दल की मीटिंग होती है, उसमें डिस्कशन भी होता है, चर्चा होती है और निरीक्षक जो होते हैं वो उनका व्यू भी लेकर के आए होते हैं, तो सब मिलाकर नाम एक तय होता है। और उसी के आपने भी देखा होगा कि पिछली बार जब विजय भाई मुख्यमंत्री बने तब ये मीटिंग लंबी चली थी। इस बार देखते हैं अब क्या होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये प्रोसेस है जो नॉर्मल प्रोसेस हर स्टेट में हर वक्त की जाती है। लेकिन यमल भाई, पिछली बार तो हमने देखा था नितिन पटेल ने हमें मिठाई भी खिला दी थी कि मेरा नाम फिक्स है और बाद में नाम अनाउंस हुआ था विजय भाई का। वो तो मुझे पता नहीं, मैंने मिठाई नहीं खाई थी, लेकिन हमारे वहाँ विधायक दल की मीटिंग में ये फाइनल हो जाता है कि कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार जब निर्धारित हो जाएगा गोपी, उसके बाद ही मिठाइयां बटेंगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के अपने रायबरेली दौरे पर हैं और आज पहले दिन लखनऊ से रायबरेली पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी ने वहां हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किया। अब वो अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। योगी के विरोध में विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बटोरने की कवायद प्रबुद्ध सम्मेलन के रूप में दिख रही है, तो कांग्रेस एक और कड़ी परीक्षा देने की तैयारी में। यूपी की सियासत में कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर है, लेकिन 2022 के चुनाव का बेड़ा प्रियंका गांधी के कंधों पर है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस क्या कर पाएगी, ये सवाल अहम है। सवाल कांग्रेस नेतृत्व के मन में भी है, तभी तो कोशिश पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की है। 2 दिन के दौरे पर आज प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची। लखनऊ से निकलने के बाद रायबरेली पहुंचते ही वो सबसे पहले चुरवा हनुमान मंदिर गई, वहां पूजा अर्चना की और अपने मंजिल की ओर निकल पड़ी। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से निकलती हुई हनुमान मंदिर दर्शन करने आई थी और अजय कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद हैं। प्रियंका के स्वागत के लिए कांग्रेस समर्थकों की भीड़ उमड़ी, एक जोश एक जुनून दिखा। लगातार देख सकते हैं फूलों की बौछार हो रही है और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का स्वागत हो रहा है और एक बार फिर से जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं और तस्वीरें आप लगातार आज तक पर देख रहे हैं। अब तक कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार वो कार्यकर्ताओं के बीच आ चुकी हैं और मिल चुकी हैं। लेकिन क्या ये भीड़ वोट में भी तब्दील हो पाएगी? कांग्रेस नेताओं को यकीन है कि प्रियंका का चुनावी अभियान आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाएगा, तस्वीर बदलेगी।
कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। 25 सितंबर को खुद प्रियंका गांधी 40 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के सियासी दांव पर तंज कस रही है। और एक दिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन पिकनिक नहीं मनाने गया। प्रियंका तो पिकनिक मनाने आती है मित्रों। और कोरोना महामारी में राहुल और अखिलेश जी तो घर से नहीं निकलते हैं। आज मोदी जैसा जनसेवक न होता मित्रों इस देश के अंदर, योगी जैसा कर्मयोगी न होता तो ये देश और राज्य न बचता मित्रों। कोरोना महामारी से तो मरते ही भूख से गरीब मर गए। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। इस बार ना तो अब तक गठबंधन की कोई उम्मीद दिख रही है, ना ही पार्टी के वो तेवर। ऐसे में लखनऊ की राह आसान नहीं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक। उधर बीजेपी ने भी यूपी के लिए बूथ विजय अभियान चलाया है और कल इसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस मौके पर उन्होंने यूपी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव जीत का मंत्र भी बताया। लगे हाथ उन्होंने राम मंदिर समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला। दांव 403 सीटों का है। वक्त करीब आता जा रहा है। उसी हिसाब से सियासी पार्टियों का समीकरण सेट होने लगा है। मायावती ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी भी उसी रास्ते पर निकल पड़ी है। बदमाशों की घर बिल्डिंग पे बुलडोजर चलवा देंगे। तो बीजेपी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भिजवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, बिल घर पे भिजवा देंगे। जो जैसी भाषा समझेगा वैसी हम समझा देंगे। योगी योद्धा गए हम सब दुनिया को ये दिखला देंगे। बीजेपी कह रही है कि सीएम योगी ने जो कहा और जो किया है वो यूपी में जीत दिलाएगा। कांग्रेस भी बदली बदली सी नजर आ रही है। प्रियंका मंदिर मंदिर पहुंच रही हैं। 2012 तक मायावती ने लखनऊ की कुर्सी संभाली थी, फिर अखिलेश आए, 2017 तक शासन किया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी यूपी की राजनीति के सिकंदर बने। अब बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है। विपक्ष चैलेंज कर रहा है तो बीजेपी याद दिला रही है कि कैसे पिछली सरकारों ने प्रभु राम के नाम को अनदेखा कर दिया। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? एक दिन पहले ही नड्डा ने मिशन यूपी के लिए बूथ विजय अभियान का आगाज कर दिया। राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ता और नेता नड्डा से जुड़े। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इस वर्चुअल कार्यक्रम से संदेश साफ था। नड्डा ने बता दिया कि इस बार विकास का दम यूपी में दिखेगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक। उधर भवानीपुर में ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। आज चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने काली मंदिर में पूजा के बाद लोगों से वोट मांगने वो निकली। प्रियंका कल नामांकन दाखिल करेंगी। 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने भवानीपुर से पर्चा दाखिल किया और ममता बनर्जी के जवाब में बीजेपी ने उतारा है प्रियंका टिब्रेवाल को, जिन्होंने काली मंदिर से इसकी शुरुआत की। पूजा के बाद लोगों से वोट मांगने लोगों के बीच पहुंची। प्रियंका कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 2 दिन पहले ही भवानीपुर ही सीट से ममता बनर्जी ने अपना पर्चा दाखिल किया है और एक तरीके से बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है आने वाले इस चुनाव के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है
और ये अधिकार जो है डेमोक्रेसी में उनसे छीना जा रहा है और ये छीनने वाले जो हैं वो है तृणमूल के लोग और इसके पीछे जो खड़ी हैं वो है ममता बनर्जी। तो उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं पश्चिम बंगाल की उस सताई हुई तड़पाई हुई जनता के साथ खड़ी हूँ, उनकी आवाज बनकर। ममता बनर्जी जब पहली बार चुनाव जीती उसके पहले तो उनका नाम कोई नहीं जानता था और सोमनाथ चटर्जी जैसा व्यक्ति को हराया था उन्होंने। राजनीति में क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी गई थी जीतने के लिए, 30,000 में 40,000 में जीतने वाली थी, उल्टा हार के आ गई है। इसलिए राजनीति कब किधर करवट बदलता है कोई नहीं जानता है। हमारे जो लड़ाई का चेहरा है, फेस है, चुनाव के बाद जो यहाँ हिंसा हुआ है उसमें सबसे आगे नेतृत्व दिया प्रियंका टिबरियाल ने और करने वाले हिंसा का ममता बनर्जी है उनके सामने, इसलिए हम लोग प्रियंका को खड़ा किया है। उधर टोक्यो पैरालंपिक में कामयाबी का पताका फहराकर लौटे खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। उस मुलाकात में पीएम सभी 54 खिलाड़ियों से रूबरू हुए और उनके हौसले को सलाम किया। ये वीरों का सम्मान है, देश का मान बढ़ाने वालों को सलाम है। आपने वो काम कर दिखाया जो देश की आजादी के बाद नहीं हुआ। आप लोगों ने करके दिखाया। आपने 5 दिन में देश के खेल को जन जन तक पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर। ये एक बेहद खुशनुमा पल था। टोक्यो पैरालंपिक में शामिल भारतीय खिलाड़ियों का दल पीएम मोदी से मिल रहा था। जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं ना, डिवोट करना, ये भाव कैसे आया? सर मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्हीं की वजह से इतना हो पाया ये और उन्हीं की वजह से आज ये मेडल। बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए समाज के लिए सोचते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्या दम दिखाया है इन दिव्यांग जनों ने। देश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिखाया है। पूरे 19 मेडल लेकर लौटे हैं ये मेडल वीर। जब इन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तो वो भी फूले नहीं समाये। बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और जिंदगी की सफर ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं। आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना, आपकी प्रेरणा थी सर और भाग्य मेरे साथ था सर। आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात 9 सितंबर को हुई थी। प्रधानमंत्री ने इन सभी को न्योता दिया, अपने आवास पर बुलाया और इन्हें सम्मानित भी किया और कहा कि इन्होंने हारी हुई मानसिकता को हराया है। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। खिलाड़ी भी उत्साहित दिखे। न्योते के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने पीएम मोदी को भी तोहफा दिया। आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आज तक के साथ। स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। आसमान गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर में संयुक्त सेनाएं हैं। कल फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल शो है। इस ऑपरेशन में भारत का घातक प्लाटून भी शामिल है।
फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।